स्थिर वैद्युत की लेक्चर सीरीज में जो हमारा चौथा चैप्टर था वो पूरा हो चुका था। अब हम चौथे जो चैप्टर है उसके करेंगे आंगिक प्रश्न। तो पिछले जो हमारे तीन जो हमारे चैप्टर थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, उनमें हमने क्या किया था, एग्जाम्पल्स किए थे, आंगिक प्रश्न आपको खुद को करने थे, कुछ ने किए, ट्राई किए। तो अभी हमारे को एक जो चौथा चैप्टर है ना, उस चौथे चैप्टर के हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे और क्या करेंगे, आंगिक प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल है उनमें सीधे से आपके फॉर्मूले है और रखने और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम करेंगे जो चौथा चैप्टर है उसके आंगिक प्रश्न। तो आंगिक प्रश्न करेंगे तो उसके लिए आपके पास बुक होनी चाहिए ताकि पता रहे आपको कि कौन सा क्वेश्चन है वो करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो आज है वो हम सबसे पहले जो हमारा आंगिक प्रश्न या न्यूमेरिकल, पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, वो देखो जो आपकी बुक है आपको उसमें देखना है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखो कि एक गोलाकार चालक की धारिता, मतलब हमारे पास में एक गोलाकार चालक है, इस प्रकार से गोलाकार चालक है, इसकी हमारे को धारिता दे रखी है और वो धारिता कितनी दे रखी है, C बराबर दे रखी है 1 पिको फेरेड। क्या दे रखी है, 1 पिको फेरेड। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हमने क्या किया था, एक गोलाकार संधारित्र, गोलाकार जो चालक गोला होता है उसकी हमने धारिता निकाली थी। कैसे निकाली थी भाई, Q बराबर क्या होता था, CV होता था, होता नहीं होता था। तो इसको अगर हम Q आवेश देंगे तो यहाँ पर कुछ विभव भी होगा और यहाँ पर विभव कितना होता है, KQ/R। कितना होता है, KQ/R। तो यहाँ से हमने रख दिया था V का मान, तो यहाँ पर Q बराबर क्या आ गया, C इंटू KQ/ कितना आ गया था, R आ गया था। Q से Q कैंसिल हो गया था, तो C बराबर कितना आ गया था आपका, C बराबर आ गया था R ऊपर चला गया, तो मतलब R बटा K, और K को क्या लिख सकते हैं, 4πε0। तो क्या आ गया, तो 4πε0 R आ गया था। इसका मतलब हमारे को C दे रखा है और हमारे को क्या ज्ञात करनी, त्रिज्या ज्ञात करनी। तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो चलो ज्ञात करते हैं, कितनी आती है देखो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है क्या है, C बराबर क्या है, 4πε0 R, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पर C का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 पिको फेरेड। अब पहले किसमें बदलना पड़ेगा आपको, इसको फेरेड में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसे मात्रा में रखना है। तो 1 पिको किसके बराबर होता है, वो होता है 1 × 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12 फेरेड। भाई पिको का मतलब कितना होता है, -12। तो 1 × 10 की पावर -12 फेरेड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12 फेरेड। चलो तो रखेंगे नहीं यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, 4πε0 और R पूछा तो नीचे क्या आ जाएगा, 4πε0 और बराबर क्या आ जाएगा R। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। तो 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगी, -12। तो कितना हो जाएगा, -12 और 9 कितना बचेगा, 9 × 10 = 11 12 3, मतलब R बराबर आ जाएगा 9 × 10 की पावर -3 मीटर। ये क्या आ गया आपकी, इस गोलीय चालक है उसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। हो गया पहला आंगिक प्रश्न। चलो अब हम करते हैं अगला जो दूसरा है, फटाफट से देखो कि दूसरा आपका आंगिक प्रश्न है वो क्या है। तो देखो दूसरा आंगिक प्रश्न आपको दे रखा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमारे पास में एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, हमारे को इसका क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, A बराबर दे रखा है हमारे को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ, A बराबर तो हमारे को दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100, मतलब इनके मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दे रखी है 100 न्यूटन प्रति कूलम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना होगा, मतलब प्रत्येक प्लेट पर आवेश है वो कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आवेश देंगे +Q देंगे तभी तो इस पर क्या आएगा, माइनस आवेश आएगा ना। ठीक है, हमारे को पूछा है कि इसके पास में कितना आवेश है और इसके पास में कितना आवेश, प्रत्येक प्लेट पर पूछा ना, और आपको ये बातें दे रखी है। तो आपको पता है कि जो भी समांतर प्लेट होती है, एक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है भाई, एक प्लेट होती है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर σ/ε0। तो E बराबर क्या हो जाएगा, σ/ε0। कैसे निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही गाउस नियम लगाओ, पहले फ्लक्स निकालो गाउस नियम से, फिर दूसरे फॉर्मूले से फ्लक्स निकालो, क्या आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। अब क्योंकि यहाँ पर आवेश परस्पर वितरित हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया। तो E बराबर आ गया σ/Q σ/ε0। तो E बराबर सिग्मा क्या होता है आपका, Q/A/ε0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, E का मान आपको दे रखा है, Q किसका मान पूछा है, Q का मान पूछा है, तो यहाँ से Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा E/A/ε0।
तो Q बराबर E का मान कितना है 100 इंटू A का मान कितना है, A का मान 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन हमारे को इसको कैसे बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा हमारे को मीटर स्क्वायर में। तो कैसे बदलेंगे, हमें पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालो कितना आएगा, 1 मीटर बराबर 100 बराबर 1 सेंटीमीटर, इसका पूरे का स्क्वायर कर दो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, देखो ये मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा आपका 100 और इंटू इसकी जगह ये रख दो, मान क्या आ जाएगा 1 बटा सॉरी इसका भी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100 और ये मीटर स्क्वायर। तो 100 कैंसिल, नीचे क्या आ गया 1 बटा 100 मीटर स्क्वायर और 1 बटा 100 को हम क्या लिख सकते हैं भाई 1 बटा 100 है उसको क्या लिख सकते हैं, ये कितना है 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 2। तो यहाँ समझ में आ गया कैसे निकाला था हमने a, तो a कितना आ गया आपका, a आ गया 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 होता है नहीं होता है। बस यहाँ से जो भी मान आ जाएगा वो Q का मान आ जाएगा। अब जो क्योंकि Q प्लेट पर तो आवेश समान रहता है ना आपका, भाई ये जितनी प्लेट है उतनी प्लेट की हमने ली है, तो क्योंकि इनका क्षेत्रफल भी समान है तभी आवेश समान रहेगा ना। अगर क्षेत्रफल समान नहीं रहेगा तब यहाँ पर आवेश समान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल समान है तो इसका मतलब हमारा आवेश समान रहेगा। इसलिए मतलब जो प्लस इस प्लेट एक प्लेट पर तो आ जाएगा प्लस आवेश और एक पर आ जाएगा माइनस का आवेश, वो आपका आंसर है, वहां से आप इससे निकाल लेना। तो ये हो गया आपका दूसरा अंकित प्रश्न। अब करते हैं अगला अंकित प्रश्न। तीसरा अंकित प्रश्न क्या है, देखो तीसरा अंकित प्रश्न है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, ठीक है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए, अच्छे से पढ़ना है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है उसको एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, ठीक है। कोई एक निश्चित विभवांतर दे दिया उसको, इसके विभवांतर को समान रखते हुए, मतलब वापस विभवांतर को समान रखना है। प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रखी जाती है। देखो पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक सबसे पहले एक समांतर प्लेट संधारित्र लिया और इस समांतर प्लेट संधारित्र है यहाँ पर शुरुआत में ली, ये बोला जा रहा है जो बोला है कि निश्चित विभवांतर रखते हुए यहाँ पर रखा गया। तो पहले तो इसकी धारिता निकाल लेते हैं कि जब यहाँ पर ये इस प्रकार से थी, मान लेते हैं इनके मध्य दूरी आपकी d थी, ठीक है, और यहाँ पर बीच में है वो वायु माध्यम था, कोई भी कोई अन्य माध्यम नहीं था, तब यहाँ पर इसकी धारिता है वो कितनी हो जाएगी बताओ, धारिता कितनी हो जाएगी C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये होता है ना समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये होती है ना C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। ये जब कब था, जब हमारे को बोला है कि निश्चित विभवांतर रखते हुए यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से रख दिया, तब इसकी धारिता आ गई। अब क्या बोला आगे, इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रखी जाती है, मतलब इनका विभवांतर समान रखा है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से विभवांतर समान रख दिया। विभवांतर समान रखने का मतलब आवेश समान है आपका, विभवांतर समान रखने का मतलब आवेश यहाँ पर समान हो गए यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में हमने क्या रख दिया, इसके अंदर क्या रख दिया, यहाँ पर इसके अंदर है वो 3 mm, ये 3 mm की क्या रख दी हमने, इस प्रकार से एक स्लैब रख दी, ठीक है, ये इस प्रकार स्लैब रख दी। आगे क्या बोला गया है, तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 बढ़ानी पड़ती है कि जब हम इसके अंदर है वो क्या रखेंगे, 3 mm की स्लैब रखेंगे, तो पहले जो दूरी d थी अब उसका कितना बढ़ाना पड़ेगा, d तो थी, अब d से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2.4 mm बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये दूरी अब कितनी हो जाएगी, d तो पहले थी और प्लस कितना बढ़ा दिया इसको 2.4 है ना, 2.4 mm, ठीक है, 2.4 mm इसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तब यहाँ पर स्लैब के पेराविद्युतांक की गणना करनी है। गणना किसकी करनी है, जो ये स्लैब है इस स्लैब की पेराविद्युतांक की गणना करनी है। तो आपको ये मैंने पढ़ा है, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं ये तो बताया दिया था, C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और जब यहाँ पर हमने क्या अलग अलग परिस्थिति की कंडीशन किए थे, कौन सी कंडीशन, जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसके मध्य में क्या रख देते हैं, अगर कोई भी एक पेराविद्युत माध्यम रख देते हैं तब उसकी धारिता वो कितनी हो जाती है, तब उसकी धारिता हो जाती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कुछ पेराविद्युत माध्यम रख दिया तो यहाँ पर भी चलो यहाँ पर वो लिख लेते हैं, कितना गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन कितना आ जाएगा D। अब यहाँ पर D तो इसको कुछ और मान देना यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, इसको D डैश मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरी कितनी होगी आपकी D डैश, तो कितना हो जाएगा D डैश माइनस का T और प्लस का T अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन R या फिर K हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या निकाली थी, एक धारिता निकाली थी, इस प्रकार से निकाली थी ना। तो अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर देखो
अब हमारे को बोला है ये माध्यम में मान लो, ठीक है, ये माध्यम में धारिता है, तो हमारे को बोला है कि विभवांतर समान रखना है। विभवांतर समान रखने का मतलब क्या होगा, विभवांतर बोला ना भाई कि निश्चित विभवांतर रखते हुए इसके मध्य परावर्तित प्लेट जो रखी है वो, तो विभवांतर समान रखने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आवेश समान है, क्योंकि आवेश की वजह से तो विभवांतर चेंज होता है। आवेश को हम लेकर आते हैं तभी तो विभव बढ़ता है ना, क्योंकि विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब अगर विभवांतर समान है इसका मतलब आवेश को लेकर ही है, इसका मतलब पहले जितना आवेश था उतना ही आवेश है, इसका मतलब पहले जितनी धारिता अब उतनी ही धारिता है। भाई पहले जितना विभवांतर था अब भी उतना ही विभवांतर है, इसमें बोला जा रहा है। तो इसका मतलब है पहले यहाँ पर जितना आपका आवेश था उतना ही अब आवेश होगा, अब पहले जितना आवेश होगा अब उतना ही आवेश, इसका मतलब पहले जितनी इसकी धारिता थी अभी उसकी उतनी क्या होगी, धारिता होगी ना भाई। ऐसे लिख याद रखना, ऐसे लिख लो क्यू बराबर होता है CV, तो यहाँ से क्या हो गया क्यू बराबर C, विभव समान है आपका, तो क्यू बराबर है C के, मतलब क्यू समान होगा, जितना क्यू होगा उतना ही C होगा। जब V नियत होगा तो भाई V नियत होगा, तो जितना क्यू उतना ही C, और यहाँ पर भी जितना क्यू उतना ही C, तो यहाँ पर इसका Q1 मान लो, इसका C1 मान लो, इसकी धारिता, और इसका आवेश Q2 मान लो, उतना ही क्या मान लो C2 मान लो। हमें पता है कि Q1 बराबर है Q2 के, इसका मतलब C1 बराबर होगा C2 के। कहने का मतलब हमारे को क्या करना है, धारिताओं को क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि जो आपका वायु माध्यम में धारिता है और जो आपकी परावैद्युत माध्यम में धारिता है वो कितनी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो क्या लिख देंगे हम, C बराबर क्या हो जाएगा, CM हो जाएगा। क्यों, वही उसका कारण आपको बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ से C बराबर, C का मान कितना है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D बराबर उसका मान देखो, माध्यम में धारिता कितनी है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा D डैश माइनस का T प्लस का T अपॉन एप्सिलॉन R हो गया यहाँ पर। अब देखो हमारे को चाहिए क्या, हमारे को एप्सिलॉन R चाहिए ना, तो उसको हम निकाल लेंगे। देखो अभी तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो बच गया उसको लिख दो, क्या आ गया D बराबर D डैश माइनस का T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला इसको इस साइड में लेकर जाओ और ये प्लस है उसको साइड में लेकर जाओ, तो जब इसको इस साइड में लेकर आओगे तो क्या आएगा T प्लस का T बटा एप्सिलॉन R। सॉरी क्या करना है आपको, पहले चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या हो गया D बराबर D डैश, यहां से आप क्या करो T कॉमन ले लो, T कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस का T कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन R। ये आएगा ना, वापस से गुणा करवा के देख लो क्या ये नहीं आ रहा है क्या, माइनस T होगा गुणा से, तो माइनस का T माइनस माइनस प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर। चलो अच्छी बात। अब इसको पूरे को क्या कर लेते हैं, इस साइड में लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा T 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन R बराबर क्या हो जाएगा D डैश माइनस का D, D डैश माइनस का D। अब देखो हम कैसे, T का मान और ये D डैश माइनस D का मान क्या होगा, D डैश माइनस D किसके बराबर, ये D डैश किसके बराबर है, यहाँ से D डैश किसके बराबर है, यहाँ से D प्लस का 2.4 mm के बराबर है। तो ये D डैश माना ना हमने D प्लस 2.4 mm को, ध्यान रखना जो आपको 2.4 mm दे रखी है वो ये नहीं दे रखी है क्या, जो आप दूसरी प्लेट जब स्लैब रखोगे तब उनके मध्य दूरी 2.4 mm होगी। क्वेश्चन के अंदर बोला है कि हमें दूरी बढ़ानी पड़ी, कितनी बढ़ानी पड़ी, 2.4 mm बढ़ानी पड़ी। इसका मतलब D के साथ में जोड़ोगे तभी तो बढ़ेगी ना, तो D प्लस क्या कर दिया आपने 2.4 mm कर दिया, और इसको हमने मान लिया कि भाई इसको ये क्या हो गया आपकी D डैश होगी, क्योंकि यहाँ पर तो रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर यहाँ पर रख दो या फिर ये पूरा मान रख दो, कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D डैश बराबर किसका हो जाएगा, D प्लस 2.4, तो यहाँ से इस D को इस साइड में लेकर आओ तो क्या होगा D डैश माइनस का D किसके बराबर आ जाएगा 2.4 mm के बराबर आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब D डैश माइनस D का मान कितना है 2.4 mm, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, अभी बदल देंगे उसको। T का मान कितना है, T का मान देखते हैं, चलो T का मान देगा आपको 3 mm, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना है 3 mm, तो यहाँ से लिख लेते हैं भाई जो मान दे रखे हैं कि T बराबर दे देगा आपको 3 mm। mm मतलब क्या होता है, mm मतलब 10 की पावर माइनस का 3, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। फिर D डैश माइनस का D कितना है 2.4 mm, तो 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। अब मान रख दो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका मान रखो यहाँ पर T को साइड नीचे भेज दो तो क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन R बराबर D डैश का मान रखो D डैश माइनस D का 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, ये तो सीधा ही कैंसिल हो गया, यहाँ से बच गया क्या, यहाँ से क्या आ गया 1 माइनस का 1 अपॉन एप्सिलॉन R बराबर, यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे आ गया 10, और ये कितने बार गया 7,
24 है ना, ये होता ना 7 बार गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 7/10। अब उसको उस साइड में लेके जाओ या फिर इसकी साइड में लेके जाओ, 1 माइनस का 7/10 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/εr। सही किया ना, पॉइंट हट गया 2.4, तो नीचे आ गया 10 है। और ये कितने बार गया, सॉरी गलत कर देना यहाँ पर, तो इसको छोड़ते हैं, इसको यहाँ से करते हैं वापस से, सही नहीं करता हमने। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस का 1/εr बराबर डीटीएस माइनस डी का हमारा कितना होगा 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो ये तो क्या हो गया आपका सीधा कैंसिल हो गया, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 10, भाई ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो कितना हो गया 8 बार गया, ठीक है 8 बार गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया अभी 1 माइनस 1/εr बराबर 8/10। तो यहाँ से आ गया, इसको इस साइड में ले जाओ, 1 माइनस का 8/10 बराबर 1/εr। ये पता है ना, माइनस वाला साइड में, ये साइड में आ गया, तो 1/εr बराबर ये लेसे ले लो 10 आ जाएगा, 10 माइनस का 8/10 मतलब 1/εr बराबर 10 माइनस मतलब 2/10। इसको उल्टा कर दो, क्योंकि हमारे को तो εr चाहिए, तो εr कितना आ जाएगा 10/2 मतलब 5 आ जाएगा। क्या मात्रक होगा इसका, कोई मात्रक नहीं होगा। ये हो गया आपका कौन सा अंकीय प्रश्न, तीसरा अंकीय प्रश्न हो गया। तो समझ में आ गया हो किस प्रकार से हमने किया, बिल्कुल अच्छे से तरीके से जो बोला है उसको हमें लिखना है, यहाँ पर पहले लिख लिया, यहाँ पर जो बातें बताई है, फिर हमने यहाँ पर इन दोनों को धारिताओं को बराबर कर दिया और हमारा आंसर है वो आ गया, ठीक है। अब करते हैं अगला, जो हमारा चौथा है वो अंकीय प्रश्न है, उसको हम करेंगे। देखो सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्या चीजें हो रही है। जैसे अभी हमने यहाँ पर, अगर हम ये नहीं सोच पाते कि विभवांतर बराबर है तो क्या हो सकता है, तो फिर हम C बराबर CM नहीं करते वहां पर, ठीक है। और नहीं करते तो हमारे क्या नहीं आता, आंसर है वो नहीं आता। तो आगे देखो क्या है अगला, चौथा जो है, दो संधारित्र की धारिताएं क्रम से 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। जब इनको क्रम से श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना कीजिए। तो आपके पास में दो संधारित्र है, पहले इसको किस में जोड़ा है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये इस प्रकार से एक संधारित्र और ये दो संधारित्र, ठीक है। इनको क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया इस प्रकार से। एक की कितनी है धारिता 2 माइक्रोफैराड है और एक की धारिता कितनी है 4 माइक्रोफैराड है, कितनी है 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, भाई श्रेणी में होता है ना, यहाँ पर इस एक ही तार में जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम हो जाएगा। एक को जोड़ दिया समांतर क्रम में, पहले श्रेणी क्रम में निकालते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में कितनी तुल्य धारिता आएगी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता मान लेते हैं C1। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C1 किसके बराबर आएगी, तो तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, 1/C1 बराबर 1 इसकी धारिता, भाई ऐसे निकालते हैं ना, जिससे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है ना, यहाँ पर प्रतिरोध का जो समांतर क्रम में आता है वो यहाँ पर श्रेणी क्रम में आ जाता है। और कैसे आता है हमने निकाल लिया अभी, जो पीछे तो निकाला था हमने अभी पीछे वाले वीडियो में। तो क्या हो गया 1/C1 बराबर, C1 क्या है, इसकी तुल्य धारिता, C1 क्या है तुल्य धारिता किसमें, श्रेणी क्रम में। तो 1/C1 बराबर 1/2 माइक्रोफैराड है, उसको हम अंत में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4। तो 1/C1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जैसे कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 2 प्लस का 1, तो 1/C1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 3/4, आगे 3/4। तो यहाँ पर कितना आ गया C1 कितना आ गया 4/3 माइक्रोफैराड। चलो अब आगे करते हैं, जब हमने इसको क्या कर दिया, किसमें जोड़ दिया, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये इस प्रकार से आपका संधारित्र है एक और ये एक संधारित्र है, ये क्या हो गया आपका समांतर क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, ये समांतर क्रम हो गया। देख लो यहाँ पर 2 तारों में बन गए, ये एक तार ये एक तार, दोनों तार में बन गया ना। तो यहाँ पर कितना इसके मान लेते हैं 2 माइक्रोफैराड है और इसकी धारिता कितनी है 4 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ से इसकी तुल्य धारिता मान लेते हैं C2 है। तो यहाँ से C2 किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर तो जब भी समांतर क्रम में होता है तो हम क्या करते थे, सीधे ही जोड़ देते ना। तो समांतर क्रम में क्या होगा, C2 किसके बराबर होगा आपका 2 + 4, कितना हो गया 2 + 4, 2 + 4 मतलब 6 माइक्रोफैराड। तो C2 कितना आ गया 6 माइक्रोफैराड। पूछा क्या हमारे को तुल्य धारिता पूछी है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनकी तुल्य धारिताओं की तुलना करनी है। क्या करनी है,
तुलना करनी है कि तुलना कैसे करते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तुलना कैसे करेंगे, दोनों का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इसको समीकरण 1 और 2 दे दो, तो समीकरण 1 व 2 से तो भाग दे दो, क्या हो जाएगा C1 बटा C2 बराबर क्या हो जाएगा, C1 बटा C2। C1 का मान है वो कितना है 4 बटा 3 और C2 का मान है वो कितना आ गया, C2 का मान है आपका 6। तो C1 बटा C2 बराबर कितना हो गया, 2 और 3, तो कितना हो गया 2 3, 3 इंटू 3 कितना 9 हो गया, तो 2 बटा 9। तो मतलब कहने का मतलब कितना आ गया, C1 अगर अनुपात करोगे C2 तो कितना आ गया 2 अनुपात 9, मतलब दोनों की तुल्य धारिताओं का जो अनुपात है वो कितना है 2 अनुपात 9। ये हो गया आपका चौथा जो आंकिक प्रश्न है वो हो गया। तो बिल्कुल सिंपल था, मान आपको रखना था, यहाँ पर फॉर्मूले रखने थे और आंसर हो जाता, वो माइक्रो को बदलना ही नहीं पड़ा हमारे, क्योंकि तुलना करनी थी। अब अगला देखो, अगला पांचवा जो आंकिक प्रश्न है वो क्या करेगा आपको, तो पांचवा आंकिक प्रश्न के दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं, दो आवेशित धातु के मतलब एक ये लो एक और दो आवेशित धातु के गोलों की त्रिज्याएं क्रम से, ये इसकी त्रिज्या हमारे को दे रखी है कितनी है 0.05 मीटर तथा 0.10 मीटर है, ये लो 0.10 मीटर 0.10 मीटर। प्रत्येक गोले पर 75 माइक्रोकूलम आवेश है, मतलब इस पर कितना आवेश है 75 माइक्रोकूलम आवेश है, और इस पर भी कितना है 75 माइक्रोकूलम आवेश है, बोला है उसने, ठीक है। इन गोलों को पतले तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, मतलब इनको हमने क्या कर दिया, तार द्वारा जोड़ दिया, तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो विनिष्ट विभव तथा आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करना, मतलब हमारे क्या ज्ञात करना है, पहला पॉइंट तो हमारा है कि हमारे को विनिष्ट विभव ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है विनिष्ट विभव। दूसरा है कि आवेश का प्रवाह, मतलब आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर हो रहा है, मतलब ये मान लेते हैं पहला गोला है ये दूसरे गोला, मतलब पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ हो रहा है या फिर दूसरे से पहले गोले की तरफ हो रहा है, ये तो पूछ रहा है ना। तो कैसे होगा, पहले तो हमारे को विनिष्ट विभव निकालना होता है। तो बताओ विनिष्ट विभव कैसे निकालेंगे, ये हमने पूरा किया था, कैसे किया था, मान ले संपर्क से पहले हमने आवेश लिख लिया था, संपर्क से पहले आवेश किसके बराबर जाएगा Q1 बराबर C1V1 और Q2 किसके बराबर आ गया C2V2। भाई ये तो सिंपल बात है भाई, संपर्क से पहले, संपर्क से या संयोजन से पूर्व, संयोजन से पूर्व आवेश इस पर C1V1 होगा, इसका आवेश Q2 बराबर C2V2 होगा, होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया था। अब यहाँ पर जब इनको संपर्क में कर देंगे तो इसका आवेश हो जाएगा Q1 तो वो किस बराबर जाएगा C1 और विनिष्ट विभव क्या हो जाएगा, विनिष्ट हो जाएगा V हो जाएगा, और यहाँ पर भी Q2 विनिष्ट धारिता हो जाएगी और विभव क्या हो जाएगा V हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया था, आवेश संरक्षण नियम से क्या कर दिया था, जो टोटल आपका यहाँ पर जो कुल आवेश था C1V1, ये जो सॉरी ये जो मतलब संयोजन से पूर्व आवेश कितना था आपका, संयोजन से पूर्व आवेश C1V1 C2V2 था, और संयोजन के पश्चात C1V और C2V था। तो जब इन दोनों को बराबर किया, किसको बराबर C1V1 प्लस C2V2, ये क्या है, ये आपका Q1 है और ये क्या है Q2 है, ये क्या है Q1 और ये क्या है Q2 है, और बराबर किसके हो गया था हमारा Q1 डैश के, और Q1 डैश क्या आपका C1V और Q2 डैश क्या आपका C2V, इसके बराबर हो गया था ना ये आवेश संरक्षण नियम से। तो यहाँ से क्या हो गया था हमारा, यहाँ से हम कॉमन ले लिया था, क्या था V था, तो C1 प्लस C2V आ गया, तो यहाँ से V कितना आ गया आपका C1V1 प्लस का C2V2 बटा C1 प्लस का C2, ये था ना। अब देखो आपको ये निकालना है, ये क्या V क्या आपका विनिष्ट विभव है ना, तो विनिष्ट विभव में आपको ये निकालना है। अब आपके पास में C1 C2 क्या है, C1 C2 क्या है, इसकी धारिता है, तो इसकी धारिता कितनी होती है, एक गोले की धारिता कितनी होती है भाई, गोले की धारिता कितनी होती है, C बराबर कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर ये वायु माध्यम है तो कोई वो आएगा नहीं, मतलब परावैद्युत माध्यम आएगा नहीं, ठीक है, और कितना आ जाएगा R, ठीक है। ये होता है ना आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है R, ये होता है ना अब इस गोले की जो विलगित गोला है उसकी धारिता यही होती है ना, तो ये विलगित गोले की धारिता होगी। इसका मतलब हमारे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनका मान है, R का मान हमारे पास में है, इसका मतलब C का मान हमारे को मिल जाएगा। लेकिन V1 V2 का मान है क्या हमारे पास में, V1 V2 का मान नहीं है, लेकिन इसका मान है Q और Q का मान है हमारे पास में। या तो फिर हम क्या करें, Q और C का मान निकाले, फिर Q का मान रखे और V का मान निकाल लें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमने इसको C1 V1 को क्या मानना है Q1 मानना है, और C2 V2 को क्या मानना है Q2 मानना है, मतलब पहले जो आवेश थे और हमें पता है पहले जो आवेश थे वो दोनों के बराबर है, इसका मतलब Q1 और Q2 बराबर है। तो या तो यहाँ पर क्या कर दो आप Q1 C1 V1 प्लस C2 V2 की जगह आप क्या लिख दो Q1 प्लस Q2,
और Q1 प्लस Q2, क्योंकि हमें पता है Q1 और Q2 बराबर है 75 माइक्रोकूलम 75 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई इसको Q और Q मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2Q हो जाएगा। मुझे समझ आ रहा है ना क्या कहा जा रहा है? चलो अच्छी बात है। अब देखो आगे क्या क्या करेंगे, देखो V बराबर, ये तो कितना हो गया आपका 2Q हो गया, अब इस दोनों बराबर था ना इसलिए हो गया, या 2Q की जगह आप ये लिख दो भाई, ऐसा नहीं लिख पा रहे तो Q1 का मान पीछे रखोगे, उसका पीछे रखोगे, फिर से वो दो गुणे तो होगा ना, तो वैसे कर लो। अब C1 का मान रखो, मतलब इसकी धारिता कितनी होगी, तो इसकी धारिता कितनी होगी, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी त्रिज्या इसकी, ये त्रिज्या कितनी है 0.05, तो ये रख दो यहाँ पर, कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर तो दोनों में कॉमन आएगा, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इनटू कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, प्लस का C2 का मान रखो, C2 कितनी आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x, और कितना आ जाएगा R2 कितनी है 0.10 मीटर, तो कितना आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0.10 मीटर। अब देखो क्या करते हैं, V बराबर कितना हो जाएगा आपका 2Q, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लो, कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या आ गया आपका, ये इसको रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा 0.05 प्लस 0.10। अब यहाँ पर V बराबर कितना आ गया आपका 2, अब मान रख दो सबके 2 इंटू Q का मान रखो, Q का मान कितना 75 माइक्रोकूलम, तो 75 माइक्रो को मतलब 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 9 इंटू, तो 2 ऊपर लिख देंगे उसको, 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और इसको जोड़ देते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 0.15। अब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका V का मान है वो आ जाएगा, ठीक है। V का मान देख लेता हूँ, इसके अंदर क्या तरीका है, V का मान आ गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है, वोल्ट। इसको सॉल्व कर लेना आप, नहीं तो एक बुक के वहां पर नीचे दे रखे वहां से मान दे लिया, ठीक है, ताकि हमारे थोड़े समय वो बच जाए हमारा। तो 9 इंटू 10 की पावर कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। तरीका हमें पता था कि किस प्रकार से करना है, ओबिनिस्ट विभव किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। ओबिनिस्ट विभव का ये हमारे पास फिर फॉर्मूला था, क्या था आपका C1V1 प्लस का C2V2, और हमें पता है C1V1 क्या है, C1V1 हमारा Q1 ही है, और C2V2 क्या है आपका Q2 है। अब Q1 और Q2 बराबर है, तो कितना हो गया, एक को बराबर मान लो, बराबर हो गया तो कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा, तो 2Q कर दिया हमने, और C1 प्लस C2, C1 का मान रख दिया भाई, इसकी धारिता प्लस इसकी धारिता, और मान रख दिया हमारे पास में ओबिनिस्ट विभव आ गया। अब ओबिनिस्ट विभव आ गया, अब क्या पूछा हमारे को वो चीज देखो, ओबिनिस्ट विभव तो आ गया हमारा, अब पूछा वो बताओ क्या पूछा, क्या पूछा आवेश की प्रवाह पूछा ना, कि आवेश का प्रवाह किस ओर से किस ओर हो रहा है, क्या पूछा है, आवेश प्रवाह की मात्रा ज्ञात करो। आवेश प्रवाह की मात्रा मतलब हमारे को देखना है कि यहाँ पर 75 कूलम माइक्रोकूलम आवेश, यहाँ पर 75 माइक्रोकूलम आवेश, तो इनमें आवेश का प्रवाह है वो कैसे होगा, आवेश का प्रवाह होगा कि नहीं होगा। ऐसे आप देख पा रहे हो, ऐसे देख रहे हो कि भाई इसमें 75 माइक्रोकूलम, इसका 75 माइक्रोकूलम, इसका मतलब आवेश तो समान है, फिर प्रवाह होगा ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि आपको आवेश को देखना ही नहीं है, आवेश की आवेश चाहे बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं रखना। आपको क्या ध्यान रखना है कि दो वस्तुओं में आवेश का चालन कब होगा, जब विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। विभव में क्या होगी, असमानता होगी, विभव में परिवर्तन की वजह से ये वो क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा ना, यहाँ पर आवेश का प्रवाह। तो यहाँ पर विभव में परिवर्तन होगा तभी आवेश का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर एक बात देखो, कैसे पता चलेगा विभव में परिवर्तन होगा नहीं, इसकी जो आपकी त्रिज्या है वो 0.05 मीटर है और इसकी त्रिज्या है 0.10 मीटर। इसका मतलब है जो आपकी इसकी त्रिज्या मतलब R2 जो त्रिज्या है वो ज्यादा है किससे, R1 त्रिज्या से। क्योंकि दूसरा हम कर रहे हैं कि चूंकि R2 जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या वो ज्यादा है किससे, इस वाले से ज्यादा है। अब त्रिज्या अगर ज्यादा होगी तो क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ कि C2 ज्यादा है C1 से। ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख सकता हूँ भाई, इसकी धारिता क्या होती है आपकी, C बराबर क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी C1 ये R1। तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट राशि, इसका मतलब C1 समानुपाती R1 के, मतलब जितनी ज्यादा धारिता होगी, सॉरी जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, धारिता होगी। भाई गोला जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी धारिता होगी। तो हमने देखा है आकार ज्यादा करोगे धारिता उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब त्रिज्या जिसकी ज्यादा होगी उसकी धारिता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ से हमने ये चीजें लिख दी। इसका मतलब C2 की धारिता ज्यादा है, तो C2 की धारिता ज्यादा है, तो जब इनका संयोजन करेंगे
तो ज्यादा धारिता, इसकी धारिता कम है, इसकी धारिता ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आवेश को क्या करेगा, अपने अंदर और ग्रहण करना चाहेगा ना, क्योंकि इसकी धारिता पूर्ण थोड़ी होगी, इसकी तो धारिता ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, आवेश का अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर हमारे को अगर पूछता केवल कि आवेश का प्रवाह किस साइड से हो रहा है, तो अब तो हम सीधा बोल देते कि आवेश का प्रवाह है एक पहले गोले से दूसरे गोले की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि दूसरे गोले की जो धारिता वो ज्यादा है, C2 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि दूसरे गोले की त्रिज्या ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा है, इसलिए दूसरे गोले की धारिता ज्यादा, धारिता ज्यादा, तो यहाँ पर आवेश ज्यादा ग्रहण करेगा। तो इसका मतलब आवेश का प्रवाह पहले गोले से दूसरे गोले की ओर होगा। लेकिन हमारे को पूछा है कि कितना प्रवाह होगा, प्रवाह का मान क्या होगा, तब हमारे को यहाँ पर अब निकालना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालेंगे, प्रवाह का मान कितना होगा, पहले हम निकाल लेते भाई, जब यहाँ पर इसका संयोजन करने से पूर्व इसके पास में कितना आवेश था, Q1 75 माइक्रोकूलम, और इसका भी कितना था, संयोजन करने से पूर्व 75 माइक्रोकूलम था। अब मान लेते हैं संयोजन कर दिया, तो संयोजन करने के पश्चात क्या इसके पास में Q1 ही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या रहेगा, Q1 डैश। अब वो Q1 डैश किसके बराबर होगा, Q1 डैश किसके बराबर होगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो निकालते हैं हम, इस पर मान निकाल लेते हैं। देखो कितना होगा आपका, आपको इस पर चाहिए कितना आवेश है, तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसमें से क्या हुआ है, कुछ आवेश में क्या हुई है, कमी हुई है ना भाई, इसके गोले में आवेश में कमी हुई है ना। क्यों कमी हुई है, क्योंकि यहाँ पर इसमें से आवेश से कुछ इसमें चला गया है, इसमें से कुछ आवेश है वो इसमें चला गया है। तो बताओ इसके पास में टोटल कितना आवेश है, मतलब इसका आवेश निकाल लेते हैं, डेल्टा Q1, डेल्टा Q1 निकाल, ये पहले भी हमने किया था, अगर नहीं पता तो वापस से जाके देख लो आप। आवेशी चालकों के मतलब आवेशी चालकों के संयोजन से आवेश किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो डेल्टा Q1 किसके बराबर होगा, इसका आवेश कितना था आपका, इसका आवेश है वो Q1 था, और Q1 में से क्या घटा देंगे, Q1 में से घटा देंगे Q1 डैश, तो आपका बच जाएगा ना, आवेश बच जाएगा ना आपका। तो Q1 कितना है आपका, Q1 है 75 माइक्रोकूलम, तो 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 और माइनस का Q1 डैश, तो Q1 डैश तो हमारे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर इसे इसको ऐसे लिखने का Q1 डैश। अब ज्ञात करते हैं डेल्टा Q2, तो डेल्टा Q2 किसके बराबर जाएगा आपका, डेल्टा Q2। अब इसका जो मान लेते हैं इसके पास में पहले आवेश Q2 था, अब कितना हो गया, इसके पास में कुछ ज्यादा हो गया ना, अब ज्यादा हो गया कितना, Q2 डैश जो ज्यादा होगा भाई, यहाँ पर Q1 माइनस Q1 डैश क्यों किया, क्योंकि Q1 ज्यादा था Q1 डैश से, क्योंकि Q1 डैश कौन सा है, संयोजन के पश्चात आवेश, और संयोजन के पश्चात आवेश कुछ बार उसमें चला गया था, इसलिए Q1 ज्यादा था Q1 डैश के पास में। तो हमें मान निकालना था कि संयोजन से पूर्व और संयोजन के पश्चात आवेश कितना है, तो हमें संयोजन से पूर्व आवेश हमारे पास में 75 माइक्रोकूलम था, और संयोजन के पश्चात हमारे पास में Q1 डैश था, तो वो हमने Q1 डैश यहाँ पर मान लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आगे क्या हो जाएगा आपका Q2 डैश, तो संयोजन के पश्चात इस पर Q2 डैश होगा, वो आवेश क्या होगा आपका ज्यादा होगा, और Q2 है वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, Q2 डैश माइनस के Q2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, Q2 डैश माइनस का कितना हो जाएगा आपका Q2 का मान रखो, Q2 कितना होगा आपका, Q2 मेरे हिसाब से क्या यहाँ पर दे रखा है, कितना है 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। क्या अब हमारा आवेश प्रवाह आ गया, क्या नहीं आया अभी तक, मान थोड़ी आ गया हमारा कितना आवेश का प्रवाह हुआ है, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता ना कि अभी तक कि आपकी जो Q1 डैश और Q2 डैश कितने हैं। तो अब कैसे निकालें हम, देखो यहाँ पर क्या करते हैं, Q1 माइनस का Q1 डैश किसके बराबर है, Q1 डैश किसके बराबर भाई, Q1 किसके बराबर था, C1 V1 के, और Q1 डैश किसके बराबर होगा, C1 और उपनिष्ठ विभव V के बराबर होगा। तो यहाँ से देखो क्या होगा, डेल्टा Q1 बराबर, Q1 का तो मान है हमारे पास में 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 माइनस का Q1 डैश का मान कितना है, C1V, तो C1V, यहाँ से आप C1 का और V का मान रख दो, C1 का मान पता है आपको 4 पाई किससे रख दोगे, एप्सिलॉन नॉट R1, तो यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और इसका V का मान आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, जो भी आया था 6 वगैरह कुछ आया था, और इसी प्रकार से आप डेल्टा Q2 निकाल दो, तो वो कितना हो जाएगा आपका, वही ये यहाँ से आ जाएगा, और इनको आप क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, तो आपका जो आवेश प्रवाह है वो आपको मिल जाएगा कि आवेश का प्रवाह वो कितना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, आवेश का प्रवाह निकाल सकते हो। तो जब आवेश का प्रवाह निकालोगे तब आवेश को आपको यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब आवेश का प्रवाह पहले जो गोले उससे किस पर हुआ है, दूसरे गोले पर हुआ है, समझ में आ गया ना। यहाँ से डेल्टा Q1 आ गया, सॉरी हमने Q1 आ गया, डेल्टा Q1 आ गया, ये यहाँ पर निकाल लिया डेल्टा Q1, और इसी प्रकार से डेल्टा Q2 निकालोगे, Q2 डैश की जगह क्या कर दोगे, C2V और माइनस का 75 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, या भाग दे दो या फिर बराबर कर दो, ठीक है।
क्योंकि भाई जो आवेश में कमी हुई है वही उसके जो वृद्धि हुई उसके बराबर होगा ना, कमी और वृद्धि बराबर होगी ना, भाई जितनी इसमें कमी हुई उतनी उसमें वृद्धि हुई है, होगा तो बराबर है ना, इस वजह से बराबर कर दोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, जो अनुपात है वो मिल जाएगा, कितना अनुपात आएगा, ये इनको अनुपात बराबर भाग दे दो इनको तो आपको मिल जाएगा आवेश का प्रभाव कितना हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां जो आंकिक प्रश्न है वो हो गया। ठीक है, अब बाकी के जो आंकिक प्रश्न है उनका अध्ययन जो हमारा अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम करेंगे। तो आपका कार्य क्या होगा, पहले जब हम एग्जांपल करते थे तो आपका कार्य होता था आंकिक प्रश्न करना, तो अब आपका जो कार्य है वो क्या है कि हम आंकिक प्रश्न कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से है वो करने है, और जो समझ नहीं आ रहे हैं वो आप जो कमेंट बॉक्स है वहां पर बता देंगे ये समझ में नहीं आया, बस आप नंबर लिख देने का भाई एग्जाम्पल नंबर 3.2 ये जो सॉरी 4.12 ये 4.10 3 जो भी है आप वहां पर लिख देना। मैं आपको अगले जो वीडियो लेक्चर आऊंगा वो बता दूंगा, लेकिन बताना अभी है, मतलब 1-2 जो हम पढ़ा रहे हैं ना अब तक ये जो उसी के अंदर आपको करना है इसको बताना है। तो आगे जो प्रश्न वो अगले वीडियो लेक्चर में हमें करेंगे।